हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हाफ फैक्टर क्या होता है, व्हाट हाफ गुणक क्या होता है। इसको बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पोस्टमार्टम करके देखेंगे ताकि ये आपके मस्तिष्क में जा करके बैठ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक खूबसूरत सा, व्हाट हाफ गुणक क्या होता है। ठीक है भाई साहब, तो सुनिएगा ध्यान से। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हाट हाफ, और आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा था व्हाट हाफ ने कि व्हाट हाफ ने अणुसंख्य गुणधर्म के लिए, जो विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है, तो व्हाट हाफ ने अणुसंख्य गुणधर्म के लिए एक संबंध स्थापित किया जो कि विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलय के कण होते हैं उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ेगा, अणुओं की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म भी घटेगा। ये गुणधर्म उस पर क्या करता है, संख्या पर अणुओं की निर्भर करता है एवं उनके रासायनिक गुणधर्म से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। इस आधार पर व्हाट हाफ ने एक गुणक दिया जिसे व्हाट हाफ गुणक कहते हैं, और इस व्हाट हाफ गुणक को आई से दर्शाते हैं। ठीक है भाई साहब, ये तो आपका इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और एक बात देखिएगा ध्यान से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के जो मोलों की संख्या होती है, यदि हम बढ़ाने से अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ते हैं। मतलब किसी भी विलयन में विलय के मोलों की संख्या को बढ़ाने से अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ता है और विलय के मोलों की संख्या घटाने से अणुसंख्य गुणधर्म घटता है। बात समझ में आ गई आपको। लेकिन यहां पर एक चीज आप जानिएगा, विलयन में अब तक जो भी हम लोग सॉल्यूट को पढ़ते आ रहे थे, विलय को पढ़ते आ रहे थे, हमने वहां पर केवल आपको चर्चा किया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। एक बार आपको फिर से जल्दी से एक बार रिवीजन करा देते हैं, आपको फ्लो में दिखा देते हैं कि जो हमने आपको बताया था सब्सटेंस यानी कि घटक दो प्रकार के बताए थे सॉल्यूट के, एक वोलेटाइल का मतलब कि वाष्पशील बताए थे और एक नॉन वोलेटाइल का मतलब कि अवाष्पशील बताए थे। वाष्पशील का वाष्पन होता है और इनका वाष्पन नहीं हो पाता है। तो वोलेटाइल में कौन कौन आता है, H2O वाष्पन होता है, एथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है, बेंजीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सब किस में जाते हैं, वोलेटाइल में, मतलब कि वाष्पशील में। और एक आपको बताए थे कि नॉन वोलेटाइल जिसका वाष्पन नहीं हो पाता, उसमें आते हैं NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ठीक ना, शुगर केन होता है, शर्करा। ये सब कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, इनका वाष्पीकरण नहीं होता है, अर्थात इनका वाष्पन नहीं होता है। बात समझ में आई। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक जानेंगे बाबू कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, जो अवाष्पशील सॉल्यूट होते हैं, इनको पुनः दो घटक में हम बांट देते हैं। कितने घटक में, दो घटक में बांट देते हैं, जिसमें पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि विद्युत अपघट्य। हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू, विद्युत अपघट्य। ठीक है, और एक होता है विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य, विद्युत अपघट्य, और एक होता है विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में NaCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, KCl होता है, और क्या हो जाएगा, Al2SO4 का थ्राइस होता है। अर्थात सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब क्या है,
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्य होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इनका वियोजन हो सकता है, ये टूट सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं। जैसे यदि यह NaCl है और NaCl को हम किसी जल में अब क्या करते हैं, विलय करा देते हो, ये क्या होता है, ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये कैसे मिलेगा भाई साहब, एक्वा के रूप में, जल के रूप में ये आयंस आपको पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई। या फिर ये तो वियोजन हो गया, मतलब कि इनका अपघटन हो गया, वियोजन हो गया। या फिर यदि आयंस होते हैं तो इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे आपका Na प्लस है Cl माइनस है, तो जोड़ भी सकते हैं, या NaCl बोलेंगे तो इसको बोलते हैं संगुणन, अर्थात इनका संयोजन भी हो सकता है। तो जिन पदार्थों का अपघटन एवं संयोजन हो सकता है विद्युत धारा के प्रभाव में, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, विद्युत अपघट्य हो गए। और ऐसे सैलूट या पदार्थ जिनका वियोजन या संयोजन नहीं होता है, जो टूटते नहीं है, जुड़ नहीं पाते हैं विद्युत धारा के प्रभाव में, ऐसे पदार्थों को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। जैसे यूरिया, यूरिया का भाई टूटेगा नहीं, ठीक है। ग्लूकोज, शुगर केन, ये सब कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। तो इसके पिछले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट का चर्चा हुआ था, लेकिन जो वाट ऑफ फैक्टर है बाबू, हमेशा निर्भर करेगा किस पर, इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट पर। किस पर करेगा भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट पर। तो जो ये टॉपिक है हम लोग का, वाट ऑफ फैक्टर, वाट ऑफ गुणक, बिल्कुल निर्भर है, डिपेंड है किस पर, इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट पर। तो ध्यान से देखिए, नजर में बैठा लीजिए, खूंटे अपनी गठिया लीजिए, ठीक है। किन किन को, इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट, इसमें कौन कौन से आते हैं, जो पदार्थ विद्युत के प्रभाव में टूट जाते हैं या जुड़ सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी निर्भर होगा सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट पे होगा। ये टॉपिक, ये कंसेप्ट किस पे चलेगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट पे चलेगा। ठीक है, वही हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट का न तो संगुणन होता है, मतलब कि एसोसिएशन होता है, और न ही वियोजन अर्थात डिसोसिएशन होता है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बाबू, इनका न तो एसोसिएशन हो पाता है, संगुणन हो पाता है, और न ही डिसोसिएशन अर्थात वियोजन हो पाता है। न तो संगुणन न तो वियोजन होता है किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। बट जो इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट होते हैं, इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों हो पाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट होता है भाई साहब, उसका एसोसिएशन, संगुणन, और डिसोसिएशन मतलब कि वियोजन, दोनों घटनाएं होता है। जैसे NaCl को हमने दिखा दिया, इनका संगुणन भी हो गया और वियोजन भी हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको। आगे आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाक से इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसी के आगे, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म्स को। ठीक है भाई साहब, ला 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 कोई पागल समझता है, ठीक है। चलिए देखिए, आइए। तो बच्चों, डिसोसिएशन होने पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से, डिसोसिएशन होने पर अथवा वियोजन होने पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं। जैसे यह NaCl सोडियम क्लोराइड है, और जब इसका डिसोसिएशन हुआ, वियोजन हुआ, ये टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। अब देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था मोलारिटी ऑफ आयंस, जो विलयन की सांद्रता हम पढ़ा रहे थे, तो आपको पढ़ाए होंगे मोलारिटी ऑफ आयंस, आयन की मोलारिता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, वहां पर जाकर देखिएगा, आपको हमने पढ़ा दिया है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर देखते हैं। तो NaCl कितना है, 1 मोल, हमने मान के चला, यहाँ इसके आगे का गुणांक कितना है, 1 है, तो NaCl 1 मोल है। और इस आयन का गुणांक कितना है, 1 है, तो इस आयन का मोलारिता कितनी है, 1 मोल है। और Cl का भी गुणांक कितना है, 1 है, तो इसकी मोलारिता कितनी है, 1 मोल है। तो कुल ये कितना मोल हो गया। तो वियोजन के बाद, मतलब डिसोसिएशन के बाद
कुल उसके कितने मोल हो गए आयंस के 2 मोल। आप डिसोसिएशन से पहले कितने थे 1 मोल थे। देखिएगा तो इसका मतलब कि डिसोसिएशन अर्थात वियोजन से पहले NaCl कितना था 1 मोल था। और जैसे डिसोसिएशन हो गया अर्थात वियोजन हो गया तो कितना हो गया 2 मोल हो गया। अर्थात यहां से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जब पदार्थों का वियोजन होता है डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा जितने गुना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं उतने गुना ही अणुसंघ के गुणधर्म भी बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल जितना गुना बढ़ता है तो अणुसंघ के गुणधर्म भी उतने गुना ही बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई आपको। आगे देखते हैं एसोसिएशन होने पर अथवा संगुणन होने पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं घट जाते हैं। कैसे घटते हैं तो देखिए ठीक इसका उल्टा ले लिए तो टूट रहा था, अब कैसे जुड़ेगा तो NaCl है तो Na का आयन का कितना मोलरता होगा 1 मोल। Cl जो क्लोरीन आयन है इसका कितना मोलरता होगा 1 मोल। और जब इसका एसोसिएशन हुआ जब इसका संगुणन हुआ संयोजन हुआ तो क्या बना NaCl कुल कितना हो गया 1 मोल। तो देखिए तो संगुणन से पहले कितने मोल हैं कुल 2 मोल, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोरीन आयन। और एसोसिएशन अथवा संगुणन के बाद कितना मोल हो गया 1 मोल अर्थात इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए घट गए। अब लेकिन जितना गुना नंबर ऑफ मोल्स घटेगा उतने गुना अणुसंघ के गुणधर्म भी घट जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जितना गुना घटते हैं तो अणुसंघ के गुणधर्म भी उतने गुना ही घट जाते हैं। बात समझ में आई। तो यहां से एक चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं और जितने गुना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं उतने गुना ही अणुसंघ के गुणधर्म भी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार जब इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट का एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाते हैं और जितने गुना नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं उतने गुना ही अणुसंघ के गुणधर्म भी घट जाता है। बात समझ में आई आपको आ गई। ठीक है चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिएगा ध्यान से एक बात आप हमेशा याद रखिएगा क्या रखना याद बाबू कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म होता है नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म का। प्रेक्षित और परिकलित, प्रेक्षित का मतलब कि सब कोई मापन दिया हुआ हो और जब उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं मतलब कोई माप आपको दे दी गई है। देखो ध्यान से हमने किसी कहीं पर किसी ने हमने पढ़ा बुक में कि ये जो इसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है तो ये प्रेक्षित है। ये क्या है प्रेक्षित है दे दिया है। और जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना है 4.9 तो ये कैलकुलेटेड है। हमने इसको खुद कैलकुलेट किया है ऑब्जर्व्ड किया है तो वही है प्रेक्षित। तो जो प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म होता है परिकलित अणुसंघ के गुणधर्म के कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है इसी को इस बात को आप लोग हमेशा करके बाबू ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई। चलिए आइए देखते हैं। नोट वाट ऑफ गुणक आई बताता है कि कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। क्यों क्योंकि बाबू जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो या तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या तो नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे। मतलब कि जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा और जब एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएगा। तो जो वाट ऑफ फैक्टर होता है ये यही बताता है कि डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना गुना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है और जब एसोसिएशन होता है कितना गुना नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। ठीक है भाई साहब। चलिए यहां से वाट ऑफ फैक्टर आई का जो फार्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कुल मोलों की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन अथवा एसोसिएशन अथवा वियोजन या संगुणन के पहले के कुल विलय के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग आई वाट ऑफ
फैक्टर कहते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं। हमने आपको देखिए ध्यान से ऊपर यहाँ पर जब यदि हम इस NaCl को लेते हैं तो यदि हमें एक इक्वेशन देता है कि NaCl का डिसोसिएशन हुआ, क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, और कैसे हुआ, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये कितना है, यह है 1 मोल और ये कितना है 1 मोल, और क्लोरीन आयन कितना है बाबू 1 मोल, तो ये कुल कितना हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, अब हमको I ज्ञात करना है, वाट ऑफ फैक्टर I बराबर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अथवा एसोसिएशन, मतलब कि वियोजन के बाद विलय के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, वियोजन के बाद ये वियोजन हुआ तो क्या हो गया, कितना है, वियोजन के बाद विलय के कुल कितने मोल हैं, तो वियोजन के बाद Na प्लस 1 मोल और Cl माइनस 1 मोल, कुल कितना मोल, 2 मोल, तो 2 अब बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन अथवा एसोसिएशन, यानी कि संगुणन या वियोजन के पहले के कुल विलय के मोलों की संख्या। बताइए इसमें वियोजन हो रहा है तो वियोजन से पहले कितने मोल है, 1 मोल, 1 हो गया, अर्थात आप कह सकते हो कि जो वाट ऑफ फैक्टर I होगा 2 होगा। वाट ऑफ फैक्टर I कितना होगा भाई साहब, 2 होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से हमने परिचय कराया, रूबरू कराया, किससे, वाट ऑफ गुणक से। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।